देखिए, अपन न्यूटन के गति के नियमों का अध्ययन कर रहे थे। इसमें प्रथम नियम को अपन अच्छे से पढ़ चुके थे। फर्स्ट लॉ जो अपन ने जान लिया था, सेकंड लॉ अपन पढ़ रहे थे। सेकंड लॉ में आपको ध्यान हो, अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी। ये इक्वेशन थी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डीवी वेक्टर अपॉन में dt प्लस वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर dm अपॉन में dt। ये मेरे पास न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आई थी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था। यही इक्वेशन थी, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। अब ये जो इक्वेशन अपने पास आई है, इस इक्वेशन को ही मैंने कहा था यही न्यूटन की गति के लिए क्या है, व्यापक समीकरण है। इसी के लिए मैंने कहा था यही न्यूटन की गति का व्यापक समीकरण है। ये अपन पढ़ चुके थे, ये अपन जान चुके थे। अब देखिए, इसमें दो स्थितियां संभव है। नंबर 1, पहली स्थिति इसके लिए ये मेरे पास संभव है कि वस्तु का द्रव्यमान तो स्थिर हो और उसका वेग बदल रहा हो। यानी दैनिक जीवन में यही संभव है। भाई दो केस है, अगर वस्तु का द्रव्यमान तो स्थिर हो और वेग बदल रहा हो, तो यानी कि मुझे पता है कि अगर द्रव्यमान स्थिर है तो स्थिर राशि का अवकलन तो क्या होगा, 0। तो ये तो पद 0 हो जाएगा, तो F इजिकल टू क्या बन जाएगा, एम डीवी अपॉन में dt बन जाएगा। दूसरा केस मेरे पास ये बन सकता है कि वस्तु का वेग तो कैसा हो, नियत रहे, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। रॉकेट नोजल इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और द्रव्यमान में निरंतर क्या आ रहा हो, परिवर्तन आ रहा हो। तो पहले अपन इस केस की बात करते हैं। नंबर 1 में ये कह दूं कि स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु यानी कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु होगी। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु, या यूं कह सकते हैं दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु हो। तो देखिए, पहला केस स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु हो। तो अगर स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू एम डीवी वेक्टर अपॉन में dt। मोस्टली बुकों के अंदर यही केस दिया हुआ होता है, जबकि एक्चुअली दोनों केस इसमें संभव है। तो अपन इसमें दोनों ही केस को अपन स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, हो तो F वेक्टर इज इक्वल टू एम डीवी वेक्टर अपॉन में क्या है, dt, ये होगा। अब देखिए, चूंकि ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4, चूंकि dv वेक्टर अपॉन में dt यानी वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या होता है, त्वरण होता है। अपन पहले खूब पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से कि ये राशि क्या है, त्वरण है। अगर ऐसा है तो देखिए, इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया है, ma वेक्टर, ये लो। और ये हो गई है इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। तो अपन यो कह सकते हैं, अतः स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इस बल की जो दिशा है वो त्वरण की क्या होती है, दिशा में होती है। ये अपने पास एक सिंपल सा एक रिजल्ट आ गया है इससे। तो अपन यो कह सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 5 आई है उससे। तो देखो, अतः स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु पर, स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु पर अतः स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले बल
लगने वाला बल कह दें, लगने वाले बल, अतः स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, अतः स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान, लगने वाला बल उसके द्रव्यमान एवं उत्पन्न त्वरण, ये कह सकते हैं एवं उसमें उत्पन्न त्वरण, एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इस बल की जो दिशा है वही त्वरण की दिशा में होती है। इस बल की दिशा त्वरण की दिशा में होती है। इस बल की जो दिशा है वही कौन सी दिशा होती है भाई, त्वरण की दिशा होती है। अब देखिएगा ये अपने पास आ गया है जो नंबर फर्स्ट केस अपने पढ़ा है, स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु हो तो अपने पास ये फॉर्मूला आया। ये जो फॉर्मूला F = ma वेक्टर आया है, इस फॉर्मूले से ही अपन 1 न्यूटन को और 1 डाइन को क्या करते हैं, परिभाषित कर देते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे वो देखिएगा, उनकी परिभाषाएं यहाँ किस तरह से निकलती है उसको अब अपन देखते हैं। अब ये जो फर्स्ट केस अपने पढ़ा है स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु, इसी के अब अपन सब केसेस पढ़ेंगे, यानी इसके भी एक हिस्से करेंगे, यानी फर्स्ट केस के भी अलग अलग हिस्से अपन कैसे पढ़ेंगे वो देखिएगा। जैसे नंबर ए में ये कह सकता हूं बल के जो मात्रक है उनको अपन क्या कर लें, इसमें परिभाषित कर दें। कैसे, जैसे 1 न्यूटन क्या है, 1 डाइन किसे कहते हैं, वो अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो नंबर ए, 1 न्यूटन व 1 डाइन की परिभाषा कि 1 न्यूटन अपन किसे कहेंगे और 1 डाइन अपन किसे कहेंगे, ये पॉइंट अपन जान रहे हैं। ध्यान रहे इसी चैप्टर के शुरू के अंदर अपन ये पढ़ चुके थे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, और एफईएस जो मात्रक है वो इसका पाउंडल होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन 1 न्यूटन को परिभाषित करते हैं। नंबर A1 कि 1 न्यूटन है क्या। देखिए भाई यहां अपने पास F = ma है। अगर इसमें m = 1 kg 1 किलोग्राम और A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो वे त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो F = क्या बनता है, 1 न्यूटन। M = 1 किलोग्राम और A = 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो F = क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। तो क्या परिभाषा हो गई, अतः किसी वस्तु में ये यूं कह सकते हैं, अतः 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक बल होगा वही क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। तो देखिए परिभाषा आ गई है अपने पास इससे, अतः 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, अतः 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का
त्वरण उत्पन्न करने के लिए, त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल, आवश्यक बल 1 न्यूटन होता है। ये लो 1 न्यूटन की परिभाषा आ गई है। अब अपन नंबर A2 यानी ए पार्ट क्या लिया है, न्यूटन में डाइन की परिभाषा। उसमें नंबर A1 मैंने क्या ले लिया है, न्यूटन की परिभाषा। नंबर A2 ले रहा हूं मैं, एक डाइन है क्या। देखो मैं बता ही चुका हूं कि डाइन किस पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति का मात्रक है। और इनमें संबंध भी अपन पढ़ चुके हैं भाई, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जान लिया था इसको अपन ने। तो देखो भाई एक डाइन, वही तरीका F = ma से में F = ma में यदि m = 1 ग्राम, A = 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो तो F = क्या बन रहा है, एक डाइन आ रहा है। तो क्या परिभाषा होगी, देखो मैं उसको यहां लिख रहा हूं, इससे आगे की डेफिनेशन को अतः 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अतः 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, आवश्यक बल, एक डाइन होता है। अतः 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल क्या होता है, एक डाइन होता है। तो देखो पहला एक टॉपिक तो अपन ने जान लिया है कि 1 न्यूटन है क्या। देखो न्यूटन गति का द्वितीय नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और अपन इसी के सारे ही कॉन्सेप्टों को अपन इसमें साथ साथ ही पूरा करेंगे। जैसे इसी में आगे आ जाएगा आवेग क्या है, आवेग और संवेग में क्या संबंध है, बल के साथ आवेग का क्या संबंध है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो नंबर A पॉइंट अपन ने जान लिया है, 1 न्यूटन और 1 डाइन की क्या परिभाषा है। अब नंबर B, देखो यहां अपन ने 1 न्यूटन और 1 डाइन को परिभाषित कर लिया है। अब अपन नंबर B में अपन इस बल को पढ़ेंगे घटकों के रूप में। कैसे क्या पॉइंट आते हैं उनको अपन अब स्टडी करेंगे। नंबर B, नंबर B पॉइंट, नंबर B में इसके अंदर जो ले रहा हूं वो है घटकों के रूप में। कि बल को घटकों के रूप में किस प्रकार से अपन व्यक्त कर सकते हैं। ये अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा है, ध्यान रखना एनसीईआरटी बुक में टॉपिक्स तो ये सारे हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हेडिंग्स नहीं है। ये टॉपिक्स क्या है, किसी एक हेडिंग के अंदर डली हुई है सारी। जैसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, तो द्वितीय नियम में घटकों के रूप में सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, परंतु उसकी हेडिंग नहीं डाल रखी कि भी घटकों के रूप में है भाई। इसीलिए तो अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि एज ए नोट्स आपके लिए यूज हो जाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। अब देखिएगा भाई घटकों के रूप में अपन किस प्रकार से इसे बल को अपन शो करें। देखो आप जानते हैं कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं, देखो यदि मैं F वेक्टर है,
जैसे कि परिणामी बल एफ वेक्टर है, इसे मैं 3 घटक के रूप में कैसे लिखूंगा, आई कैफ एफ एक्स प्लस आई कैफ तो वैसी दिशा को शामिल कर दिया, प्लस जे कैफ एफ वाई प्लस के कैफ एफ जेड। बिल्कुल ऐसे बल को लिखा जा सकता है। और इसी तरह से मैं त्वरण को भी कह सकता हूं, तथा ए वेक्टर को कैसा कह सकता हूं मैं, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं सदिश में अच्छे से इन बातों को। अगर एफ वेक्टर बराबर ये है, ए वेक्टर बराबर मेरे पास क्या है, ये है, तो देखो हो तो अगर ऐसा है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर से। भाई यही तो फॉर्मूला आया था न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, जब वस्तु का द्रव्यमान क्या था, स्थिर था। तो देखो भाई एफ वेक्टर की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, आई कैफ एफ एक्स जे कैफ एफ वाई के कैफ एफ जेड इज इक्वल टू एम, और ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, आई कैफ ए एक्स जे कैफ ए वाई के कैफ ए जेड। बिल्कुल ऐसा ही लिखूंगा। अगर मैंने इस तरह से इसे लिख दिया है तो अब आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं अतः देखो भाई ये जो एफ एक्स है, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान इंटू त्वरण यही तो बल है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण है वही तो क्या है, बल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स वैक्टर इज इक्वल टू एम ए एक्स वैक्टर। बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी तरह से एफ वाई वैक्टर इज इक्वल टू लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एम ए वाई वैक्टर, एंड एफ जेड वैक्टर लिखूंगा तो ये लिखूंगा एम ए जेड वैक्टर। ये लो, यह मेरे पास ये घटकों के रूप में राशि भी आ गई है। अब नंबर बी के बाद नंबर सी और मैं पॉइंट इसका ले लूं। तो देखो नंबर ए तो मैंने इसको बांटा था किसके रूप में, जब न्यूटन और डाइन को मुझे क्या करना था, परिभाषित करना था। ये मैंने पॉइंट उसने देखा था। फिर अब मैंने सेकंड पॉइंट जो बी पॉइंट लिया है वो है घटकों के रूप में। नंबर सी ले रहा हूं मैं परिणामी बल तथा त्वरण। परिणामी बल तथा त्वरण। देखो ये चीजें अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे इसमें सोल्ड एग्जाम्पल तो 11 हैं, लेकिन अनसोल्ड क्वेश्चन 40 है। 40 अनसोल्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, और अनसोल्ड क्वेश्चन 40 है। कई क्वेश्चनों के तो कई कई पार्ट हैं, यानी कि बहुत ही लंबा समय अपन को इसके क्वेश्चनों को हल करने में लगेगा। इसलिए ये टॉपिक्स आपके साथ साथ ही आप इसको क्लियर करते जाएं। अपन क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे फिर इसके। तो देखो परिणामी बल तथा त्वरण की अगर अपन बात करें तो अपन क्या जानते हैं, अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो परिणामी बल क्या होता है, उन बलों का क्या होता है, सदिश योग होता है। तो देखो किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो, किसी वस्तु पर एक से अधिक बल क्या हो, कार्यरत हो, तो वस्तु पर परिणामी बल कार्यरत सभी बलों का सदिश योग होता है। कार्यरत सभी बलों का क्या होता है, सदिश योग होता है। अर्थात यूं कह सकता हूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डैश डैश प्लस Fn वेक्टर, यही होगा। अब देखिएगा
किसी वस्तु पर, यानी कि वस्तु एक ही है, यानी उसका द्रव्यमान तो क्या है, स्थिर है, तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, F वेक्टर इज इक्वल टू m। जैसे मान लिया कि वस्तु है, एक ही वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान तो m हो गया। अब उसके त्वरण की अगर बात करें तो एक बल के कारण त्वरण उसका a1 है, डैश डैश प्लस m a n वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये तो अपन भी जानते हैं m a वेक्टर, तो ये हो गया m a वेक्टर प्लस m a1 वेक्टर a2 वेक्टर डैश डैश प्लस m a n वेक्टर। यहाँ देखिए m तो कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, a वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर डैश डैश प्लस a n वेक्टर। इस तरह से भी इस समीकरण को अपन क्या है लिख सकते हैं। तो देखिए यहां अपने पास ये इतनी वैल्यू तो अपने पास आ गई है। अपन ने इक्वेशन जो निकाली थी वो 5 तक आ चुकी थी। चलो नंबर सी पॉइंट अपन ने देख लिया है। अब देखो गति के अगर इसमें आगे अपन और देखना चाहें तो यहां नंबर बी तक अपना आ चुके हैं, नंबर सी तक आ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे नंबर डी की। नंबर डी के अंदर अपन ये देखेंगे कि गति के द्वितीय नियम के परिमाण क्या है, या सॉरी परिणाम क्या है, कि क्या उससे अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। नंबर डी पॉइंट और ले लें अपन इसका। नंबर डी पॉइंट, गति के द्वितीय नियम के परिणाम, क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। गति के द्वितीय नियम के परिणाम। देखो गति के द्वितीय नियम के परिणाम क्या देखेंगे। अपन क्या जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होगा, समानुपाती होगा। देखो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यूं कह दीजिए आप F इज प्रोपोर्शनल क्या हुआ A। जैसे ही अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को जहां भी हटाएंगे एक नियतांक लगाएंगे, तो यहां पर भी नियतांक क्या लग गया, M लग गया। यानी वही F इजिकल टू M हो गया। यह जो M है वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान को दर्शाता है। तो देखो यहां नियतांक M वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान को दर्शाता है। यहां अपन ने m के बारे में लिख लिया कि वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान को क्या करता है, ये दर्शाता है। अब देखिए भाई F इजिकल टू M मेरे पास ही आया है। अगर F कांस्टेंट हो यानी कि बल नियत हो, यदि F इजिकल टू नियत हो तो आप क्या कह सकते हो, एम ए इजिकल टू क्या कह देंगे अपन, कांस्टेंट। यानी कि A इज प्रोपोर्शनल 1 में M आ गया। यानी कि यूं कहा जा सकता है अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान वस्तु में उत्पन्न त्वरण, अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान
वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है उसके विरोध का क्या है, मापक है। तो अपन एक चीज तो यहां स्पष्ट हो रही है कि अगर m ज्यादा है तो a कम होगा, और अगर m कम है तो a क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। यूं कह सकते हैं कि m अधिक है तो a कम हो गया, और m कम है तो a क्या हो गया, अधिक हो गया। अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान, अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान, अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जो अपन कह रहे हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान, द्रव्यमान वस्तु में उत्पन्न त्वरण, सॉरी ये कह सकते हैं वस्तु में उत्पन्न त्वरण का, त्वरण के विरोध का क्या है, मापक है। अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान, द्रव्यमान वस्तु में उत्पन्न, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, अर्थात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान वस्तु में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण के विरोध का मापक है। उत्पन्न त्वरण के विरोध का, के विरोध का क्या है, मापक है। या अपन यो भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि गति का द्वितीय जो नियम है वो वास्तव में जड़त्व की अभिधारणा को क्या करता है, समझाता है। दूसरे शब्दों में गति का द्वितीय नियम, दूसरे शब्दों में गति का द्वितीय नियम जड़त्व की अभिधारणा, जड़त्व की अभिधारणा को, जड़त्व की अभिधारणा को समझाता है। ये यहां अपन ने ये चीज क्लियर कर ली, लेकिन यहां से एक निष्कर्ष अपने पास और निकल के आ रहा है, यानी एक रिजल्ट और अपने पास आ रहा है, एक तथ्य और अपने पास आ रहा है। और वो तथ्य ये आ रहा है अपने पास यहां निकल करके कि वो तथ्य ये है कि जो प्रथम नियम है जड़त्व का वो भी यहां शामिल हो गया एक तरह से, यानी द्वितीय नियम के साथ। तो यो कहा जा सकता है कि न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है वही गति का क्या है, वास्तविक नियम है। यानी यो कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो यो आप नोट लगा के लिख सकते हैं, इसी पॉइंट में अपन नोट लगा के ये बात लिख सकते हैं कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ही क्या है, गति का वास्तविक नियम है। न्यूटन का गति का, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ही, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ही गति का, गति का वास्तविक नियम है। यानी अपन यूं कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। यानी जो सेकंड नियम है वही वास्तव में क्या है, गति का वास्तविक नियम है। तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर और जान लिया है। नंबर डी पॉइंट तक अपन ने इसको डिस्कस कर लिया है। तो देखिए यहां अपन ने फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ा F इजिकल टू, जो अपने पास फॉर्मूला आया था न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, उसमें ए पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा जब वस्तु का द्रव्यमान कैसा था, नियत था। नियत द्रव्यमान के लिए फिर अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए ए बी सी और डी। अब अपन इसमें डिस्कस करेंगे नंबर सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट यानी यदि वस्तु नियत वेग से गतिमान हो, वस्तु का वेग तो क्या हो, नियत हो, लेकिन द्रव्यमान कैसा हो, परिवर्तित हो।
देखिए भाई, अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का दूसरा पार्ट। नंबर 1 तो क्या लिखा था जब m नियत था। नंबर 2 के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, यदि नियत वेग से वस्तु गतिमान हो, यदि वस्तु क्या हो, नियत वेग से क्या हो, गतिमान हो। तो नंबर 2, यदि नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील हो, यदि नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील हो, यदि नियत वेग से कोई वस्तु क्या हो, गतिशील हो, परंतु उसका द्रव्यमान, परंतु उसका द्रव्यमान बदल रहा हो, परंतु उसका द्रव्यमान बदल रहा हो, यदि नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील हो परंतु उसका द्रव्यमान क्या हो, बदल रहा हो। जैसे रॉकेट, जैसे रॉकेट है वो एक निश्चित वेग से तो गति करता है लेकिन उसका द्रव्यमान निरंतर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन अपन जिसे बोलते हैं। जैसे रॉकेट तो किसी निश्चित समय पर जैसे रॉकेट है, जैसे रॉकेट प्रक्षेपण कहते हैं, अपन ये कह सकते हैं रॉकेट नोदन, जैसे रॉकेट नोदन, ये टॉपिक है। देखो, यदि नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील हो परंतु उसका द्रव्यमान क्या हो, बदल रहा हो, जैसे रॉकेट नोदन। तो देखो इसके अंदर बल का जो फॉर्मूला अब मेरे पास जो निकल के आएगा F इजिकल टू, वो फॉर्मूला मैं अब कैसे लिखूंगा, देखो F इजिकल टू मेरे पास जो इक्वेशन आई थी, F इजिकल टू क्या इक्वेशन थी मेरे पास, m dv अपॉन में dt प्लस v dm अपॉन में dt, वो इक्वेशन थी, यानी इक्वेशन नंबर 3। जैसे रॉकेट, तो समीकरण 3 से देखो भाई, जो मेरे पास समीकरण 3 थी तो उससे इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेग अगर नियत है तो dv अपॉन dt का मान तो क्या हो गया, 0। तो F इजिकल टू क्या रह जाएगा, ये v वेक्टर dm अपॉन में dt, ऐसा ही इसे लिखा जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई है 6, ये लो। इस पर भी बेस न्यूमेरिकल है जिसको कि अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहां अपन ने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को स्टडी अपन ने कर लिया है। अब द्वितीय जो नियम है न्यूटन के गति का, उस द्वितीय नियम का ही एक एप्लीकेशन और है, 2 एप्लीकेशन है द्वितीय नियम की। एक तो है संवेग संरक्षण, जो कि अपन नियमों को पूरा होने के बाद स्टडी करेंगे। एक है आवेग, जो अपन को यही इसके साथ ही पढ़ना है। इस आवेग को पढ़ने के बाद ही अपन न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बातें करेंगे। तो देखिए, यहां अपन ने गति के जो नियम थे उनमें से प्रथम और द्वितीय नियम जो है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसमें जो बातें करने जा रहे हैं वो अपन एक टॉपिक इसके साथ साथ, यानी जो द्वितीय नियम है उसी का एक पार्ट है और वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसका, वो है आवेग। अलग से टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, आवेग, इंपल्स। देखो, आवेग या इंपल्स होता क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह बल कितने समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाले बल और उस लगे समय अंतराल का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल ही वाकई में क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन अपने पास आई गई। तो क्या परिभाषा मैंने बोली कि किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल, किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल।
किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल एवं समय अंतराल समय अंतराल से तात्पर्य जितने समय तक वस्तु पर बल लगता है। समय अंतराल मतलब जितने समय तक वस्तु पर बल लगता है। तो देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले औसत बल एवं समय अंतराल के गुणनफल को के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ये आवेग की आपके पास क्या आ गई, परिभाषा आ गई। के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, आवेग कहते हैं। अतः क्या फॉर्मूला ले सकते हो आप, ये फॉर्मूला ले सकते हो, अतः आवेग इज इक्वल टू क्या कह देंगे अपन, औसत बल इनटू समय अंतराल, यही तो लिखा है, इनटू समय अंतराल। देखिए, अगर मैं आवेग को I से रिप्रेजेंट करूं और औसत बल क्या है, F एवरेज, और समय अंतराल क्या हो गया, डेल्टा टी, तो ये लो, ये आवेग का मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ ये जो फॉर्मूला आया है, इससे इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसका मात्रक क्या बन रहा है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो ये इसका मात्रक हो गया है न्यूटन इंटू सेकेंड। ध्यान रहे, आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, बल के अनुदिश होती है। तो मैं लिख देता हूं, आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के अनुदिश होती है। आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के क्या होती है, अनुदिश होती है। ये अपन ने इसमें देख लिया है। अब देखिए, इसी को अगर अपन आगे और बढ़ाएं तो अपन किस तरह से और ले सकते हैं। देखिए, औसत बल क्या था, गौर कीजिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। अगर न्यूटन के गति के अगर अपन द्वितीय नियम से अगर देखें इसमें, तो देखिए, औसत बल अगर मैं इसे सदिश रूप में ले लेता हूं, ये लो, तो F वेक्टर इज इक्वल टू जो मेरे पास इक्वेशन बन के आती है, वो इक्वेशन क्या आएगी, देखो, F एवरेज इज इक्वल टू, ये मैंने पढ़ी हुई है, डेल्टा P वेक्टर अपॉन में डेल्टा T। इसलिए I वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा P वेक्टर अपॉन में डेल्टा T, फिर ये क्या है, डेल्टा T। तो मैं इससे आगे की स्टेप्स को भाई यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि I वेक्टर इज इक्वल टू क्या रह गया है भाई, डेल्टा P वेक्टर रह गया। I वेक्टर इज इक्वल टू क्या रह गया, डेल्टा P वेक्टर, जिसे मैं कैसा कह सकता हूँ भाई, संवेग में परिवर्तन आ गया है। तो ये हो गया है P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1 के बाद 2, ये लो। तो एक चीज अपने पास यहाँ फिर एक क्लियर हो गई कि आवेग है क्या, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन कह रहा हूं, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो तो बल होती है,
और ये क्या है, संवेग में परिवर्तन। दर शब्द इसके साथ शामिल नहीं है, यानी कि आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के क्या है, बराबर है। तो अपन यो कह सकते हैं अतः, क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग, इस समीकरण 2 से देखें, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग, कार्यरत आवेग उसके संवेग में उसके संवेग में उसके संवेग में परिवर्तन की दर, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन की दर के बराबर नहीं। अगर संवेग में परिवर्तन की दर कहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। तो यही मैंने कहा है, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। और इसे ही कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय। तो यहां कह देंगे यही आवेग संवेग प्रमेय है। ये लो, आवेग संवेग प्रमेय भी अपन ने यहां प्रूफ कर ली है। तो आवेग क्या है ये अपन ने जान लिया कि आवेग का मतलब है औसत बल, और समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। फिर यहां पर बल का अपन ने मान रखा उस फॉर्मूले में, तो औसत बल का मान रखा, तो मेरे पास क्या आया कि आवेग एक्चुअल में क्या आया, मेरे पास संवेग में परिवर्तन आया, समय परिवर्तन दर नहीं। यानी कि आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, और इसे ही कहते हैं संवेग आवेग प्रमेय। तो क्या कहा मैंने, अतः किसी वस्तु पर कार्यरत आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही वास्तव में क्या है, आवेग संवेग प्रमेय है। ये लो, आवेग संवेग प्रमेय क्या है ये अपन ने इसमें क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अगर मैं बल और समय के बीच में ग्राफ खींचूं तो देखिए कैसा क्या ग्राफ आएगा, उसकी भी अपन चर्चाएं कर लें, थोड़ा सा उसे और समझ लें। देखिए भाई, यहां ये मेरे पास आवेग मैंने इतना जान लिया था। अगर मैं ग्राफ खींचता हूं, यूं कह दूं, यदि किसी वस्तु पर समय स्मॉल टी पर निर्भर कोई परिवर्ती बल लगाते हैं और बल और समय के बीच में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो अपन देखते हैं। तो देखो इसी पॉइंट में मैं अपन आगे और बढ़ रहे हैं। यूं कह दूं, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल, यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल, यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल लग रहा हो तो, बल लग रहा हो तो, क्या कहा, यदि किसी वस्तु पर समय पर निर्भर परिवर्ती बल क्या हो, लग रहा हो तो बल समय के बीच का ग्राफ, तो बल समय ग्राफ या कह सकते हैं आलेख,
तो बल समय ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। देखो इस तरह से आता है, चित्रानुसार प्राप्त होता है। किस तरह से, देखिएगा यहां इस x अक्ष पर तो मैं ले लेता हूं समय को, और y अक्ष पर मैं ले लेता हूं किसको, बल को। अब इनके बीच में अपन ग्राफ को देखें तो देखिए ग्राफ किस तरह से आता है। ये ग्राफ अगर अपन बनाते हैं बल और समय का, तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। अगर इस तरह से ग्राफ आ रहा है तो देखिए यहां पर ये तो बल है t1 समय पर, और ये हो गया है बल कितने पर, t2 समय पर। यहां मैं इसका अंतराल ले लूं, चलो ये dt के लिए ले लेता हूं। अगर ये dt के लिए है तो देखिए आप भली भांति जानते हैं कि di इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी टी। di इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी टी। तो अपन उससे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा चित्रानुसार प्राप्त होता है। अब देखो इसी में आगे, चूंकि एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन में dt, ये अपन डी के रूप में पढ़ चुके हैं भाई। एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन में dt, या एफ वेक्टर dt इज इक्वल टू क्या हो गया है, डीपी वेक्टर। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें एवं एफ वेक्टर इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी आई वेक्टर, यानी कि आवेग हो गया। तो देखिए इसलिए डी आई वेक्टर इज इक्वल टू देखो मैंने क्या कहा, एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू डीपी वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एवं एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू डी आई। तो यानी कि डी आई की वैल्यू क्या हुई, एफ डी टी, और एफ डी टी की वैल्यू क्या है, डीपी। भाई यही तो मेरे पास वैल्यू बन रही है। चलो मैं ऐसे कर लूं, इसी से काम चला लेता हूं। एफ डी आई इज इक्वल टू एफ वेक्टर डी टी, एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू डी आई। या इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि बल और समय का गुणनफल ही तो है। चलो एक स्टेप अपन इसकी कम कर देते हैं, इसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं सीधा। एक स्टेप्स को अपन इसकी गायब कर देते हैं और इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कैसा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि डी आई इज इक्वल टू डी आई वैक्टर इज इक्वल टू एफ वैक्टर डी टी। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो चूंकि डी आई वैक्टर इज इक्वल टू एफ वैक्टर डी टी, अब मैं ये कह दूं कि यदि किसी समय, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक कार्यरत रहता है, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक, यदि बल समय अंतराल, यहां से लिखते हैं, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक, यदि बल समय अंतराल t1 से t2 तक कार्यरत रहता है, तो वस्तु पर लगा कुल आवेग क्या होगा, देखो तो वस्तु पर लगा कुल आवेग, अगर मैं कुल आवेग I की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर दीजिए। कहां से कहां तक, t1 से t2 तक,
और ये हो गया है एफ वेक्टर डी टी। और समाकलन, जब अपन ने समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे तब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ y और dx है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा, यानी ये जो राशि है इनके गुणनफल, यानी इनका जो ग्राफ अपन f और t में ग्राफ ले रहे हैं उस ग्राफ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो अपन ग्राफ के अनुप्रयोग से या कह सकते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में अपन ये चीज पढ़ चुके थे कि अतः आवेग का मान ft जो वक्र होगा उस ft वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके? ft वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अपन जो कह सकते हैं अतः आवेग इज इक्वल टू बल समय ग्राफ आवेग इज इक्वल टू बल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल। ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल। ये लो, आवेग का मतलब ये निकल गया, यानी इस ग्राफ का जो है क्षेत्रफल वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, वही दर्शाएगा आवेग को। तो यहां तक का अपने पॉइंट ये क्लियर कर लिया है, समय अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल आ गया। अब देखिएगा इसी में, अगर यहां तक की चीजें अपन ने इसमें जान ली है कि आवेग इस क्षेत्रफल के बराबर है। अब एक कॉन्सेप्ट अगर अपन लगाएं, अगर आवेग का मान नियत हो, आई कांस्टेंट हो, इसका मतलब एफ इंटू टी इजिकल टू क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया। एफ इंटू टी कांस्टेंट यानी कि एफ इज प्रोपोर्शनल 1 में टी, अर्थात समान संवेग परिवर्तन के लिए समय अगर कम लग रहा है तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा, और समय अगर ज्यादा लग रहा है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है इसका, जिसको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखो देखिए भाई, यदि आवेग नियत हो, अर्थात संवेग में परिवर्तन समान हो तो ऐसे स्थिति के अंदर क्या होगा, एफ इंटू टी इजिकल टू क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो देखिएगा एफ इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि आवेग का मतलब क्या है भाई, बल इंटू समय, तो एफ इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1 में टी। यानी कि अगर समान संवेग परिवर्तन के लिए समय अधिक लग रहा है तो बल हो जाएगा कम, और अगर समय कम लग रहा है तो बल क्या होगा, अधिक। तो यूं कहा जा सकता है अतः समान संवेग परिवर्तन, या यूं कह सकते हैं अतः समान संवेग परिवर्तन में समय कम लगे तो बल अधिक, वे समय ज्यादा लगे तो बल कम होगा।
अब इसके एग्जाम्पल्स देखें अपन, उससे और अच्छी चीज क्लियर होगी। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं अपन, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथों क्या करता है, पीछे की ओर लेके जाता है, ताकि गेंद को कैच करने का या पकड़ने का समय क्या हो, बढ़ जाए, जिससे उसे चोट क्या आती है, कम आती है। और अपनी बोर्ड वाली जो बुक है, यानी कि वो कह सकते हैं जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें इसको डायग्राम भी बना के बताया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से एक तो सीमेंट वाले फर्श के ऊपर कूदे और उसी ऊंचाई से किसी रेत के ढेले के ऊपर कूदे, तो उसे चोट सीमेंट वाले फर्श पर ज्यादा लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कारण क्या है, सीमेंट वाले फर्श में संवेग परिवर्तन में समय कम लग रहा है, जिससे उसके शरीर पर क्या होगा, बल अधिक लगेगा, जिससे उसे चोट अधिक लगेगी। इसके विपरीत बालू के लिए क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। वाहनों में जो शॉकर्स होते हैं, जो स्प्रिंगें लगाई जाती हैं, उनका भी कार्य मुख्य रूप से यही होता है। वो क्या करते हैं, झटकों का समय बढ़ा देते हैं, जिससे यानी जो संवेग में परिवर्तन का जो समय है उसको ये बढ़ा देते हैं। समय बढ़ जाने से लगने वाले जो झटके के रूप में जो बल है उसका मान क्या होता है, कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल और अपन जान सकते हैं। कैसा एग्जाम्पल? आपने गौर किया होगा, जब क्रोकरी का सामान यानी कांच या चीनी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, जब एक से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं तो उनको घास फूस के साथ भरा जाता है अथवा उनको कागज या रद्दी के साथ भरा जाता है, जिससे कि टक्कर का उनमें क्या होता है, आपस में समय बढ़ जाता है। फलस्वरूप समय बढ़ने से उन पर बल क्या होता है, कम लगता है। तो यहाँ ये एक जानने वाली चीज थी जो अपन ने जान ली है। अतः समान संवेग परिवर्तन से मतलब क्या हो गया, आवेग। यदि आवेग नियत हो अर्थात संवेग में परिवर्तन क्या हो, समान, क्योंकि आवेग का मतलब ही क्या है, संवेग में परिवर्तन। यानी संवेग में परिवर्तन समान हो रहा है अर्थात आवेग क्या है, उसके लिए समान है। तो मैंने ये लिख दिया, अतः समान संवेग परिवर्तन में समय कम लगे तो बल अधिक और समय ज्यादा लगे तो बल क्या होगा, कम होगा। जिसको अपन कुछ उदाहरणों के द्वारा अब अपन क्या करेंगे, इसे स्पष्ट करेंगे। कैसे स्पष्ट करेंगे? देखो, जैसे नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल में देख लो। इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, क्रिकेट का खिलाड़ी, नंबर फर्स्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ने या यूं कह सकते हैं कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। भाई हाथों को पीछे ले जाने मतलब ये कि अपने दूर लेके जाता है ताकि गेंद को पकड़ने का समय बढ़ सके। पीछे की ओर ले जाता है ताकि संवेग परिवर्तन का समय बढ़े और हाथ पर कम चोट आए। ये अपन एग्जाम्पल लिख ले। दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेंगे अपन, सीमेंट वाला भी है, और एक एग्जाम्पल कौन सा अपन लिख लेंगे, जैसे वाहनों के शोकर वाला है। एक एग्जाम्पल और है चीनी मिट्टी के बर्तनों वाला। अब इसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे गति के तृतीय नियम की, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आप नोट कर लें कि फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ने क्या लिखा है, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, यानी दूर ले जाता है, ताकि इस तरह से दूर करने से ताकि संवेग परिवर्तन का समय बढ़े और हाथ पर कम चोट आए।